हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, 3 फेस इंडक्शन मोटर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम बिहार TG2 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या कह रहा है, 3 फेस इंडक्शन मोटर में AC सप्लाई देने पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्थिर होगा, पल्सेटिंग होगा, प्रत्यावर्ती होगा, रोटेटिंग होगा। तो देखिए हम लोग 3 फेस जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उस पर क्या होता है, स्टेटर पे 3 फेस वाइंडिंग की होती है। ठीक, उस वाइंडिंग पे हम लोग जब 3 फेस सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस सप्लाई से प्राप्त घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का मान स्थिर होता है, प्रत्यावर्ती होता है, घूर्णी होता है, स्पंदित होता है। तो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, रोटेटिंग होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, घूर्णी है। तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति का अंतर, रेगुलेशन होता है, स्लिप होता है, बैक EMF होता है, आपका नन होता है। तो जो तुल्यकालिक गति होती है और वास्तविक गति, ठीक, तुल्यकालिक गति जो होती है आप उसको NS से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपकी वास्तविक गति होती है वो है आपका क्या है, NR है। तो दोनों का अंतर क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लिप। इसमें आंसर क्या होगा आपका, स्लिप। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर का बलागुण समानुपाती है, रूट E के E² के E/2 के। तो जो आपका जो टार्क होता है वो क्या होता है, EMF के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, E²। 3 फेस इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग होता है, यूनिटी होता है, 0.8 होता है लीडिंग, 0.8 लैगिंग, 0 लैगिंग। देखिए क्या होता है कि जो लोड पे जिसका पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 0.8 लैगिंग होता है, और नो लोड पे होता है 0.2 लैगिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर का स्टेटर बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, कास्ट स्टील का, कास्ट आयरन का, नन। तो बच्चों जो आपका स्टेटर होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन। 3 फेस इंडक्शन मोटर का रोटर बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, कास्ट आयरन का। तो आपका जो रोटर भी होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन है, A+B है, सेल्फ इंडक्शन है, नन। तो बच्चों इसका जो सिद्धांत है वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के समान होता है, अर्थात इसका जो कार्य सिद्धांत है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। इंडक्शन मोटर पे स्लिप रिंग बनी होती है, फास्फर ब्रांच की, एल्युमिनियम की, कॉपर की, आयरन की। तो आपकी जो स्लिप रिंग होती है ये हमेशा DC सप्लाई लेती है और उसको AC में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फास्फर ब्रांच। ये फास्फर ब्रांच का बना होता है। इंडक्शन मोटर में प्रयोग होने वाली बेयरिंग किस प्रकार की होती है, बुश बेयरिंग होती है, प्लमर ब्लॉक होता है, बॉल बेयरिंग होती है, और थर्स्ट बेयरिंग होती है। तो क्या होती है बच्चा, ये बॉल बेयरिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग करंट और सामान्य करंट के बीच में संबंध है, IST = I/2, स्टार्टिंग करंट = 2 टाइम्स 2I से 3I तक, मतलब फुल लोड करंट की। ठीक है, और IST मतलब स्टार्टिंग करंट = I, और स्टार्टिंग करंट = 5 टाइम्स टू 7 टाइम्स ऑफ। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग जो करंट होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, 5 टाइम्स टू 7 टाइम्स। प्रेरण मोटर में प्रायः
रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है, इसका लाभ क्या होगा? ताम बचत, मोटर में शोर कम करना एवं मोटर के लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त करना, भंवर धारा में कमी, लौ हानियों में कमी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये आपका बी बिल्कुल सही। मोटर में शोर कम करना एवं मोटर के लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त करना। एक प्रेरण मोटर में एफ आवृत्ति पर विद्युत धारा सप्लाई दी जाती है। रोटर में प्रेरित धारा की आवृत्ति होगी, एफ होगी, एफ बाई एस होगी, एस एफ होगी, एस स्क्वायर एफ होगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एस एफ होगी। एक प्रेरण मोटर के रोटर का प्रतिरोध R2 है, स्लिप पर रोटर का प्रतिरोध होगा R2 होगा, R2 बाई एस होगा, SR2 होगा, SR2 बाई 2 होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? R2 होगा। ठीक। प्रेरण मोटर में विद्युत शक्ति देते समय जब रोटर स्थिर होता है तब मोटर का स्लिप 0 होगा, 1 होगा, 0.5 होगा, अनंत होगा। तो क्या होगा? ये आपका 1 होगा। ठीक है। यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति n और तुल्यकालिक गति ns है तो मोटर की स्लिप होगी ns माइनस n अपॉन ns, s इंटू 1 माइनस ns, n माइनस ns अपॉन n। तो आंसर क्या होगा आपका? ये होगा डी, ns माइनस n अपॉन ns। ठीक है। ठीक। s इक्वल टू, स्लिप को हम लोग क्या करते हैं? s कहते हैं। s इक्वल टू ns माइनस n अपॉन ns। यहाँ पे कुछ जगहों बुकों में आपको n की जगह nr मिलेगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटर की स्थिर अवस्था में धारा E2 बाई अंडर रूट टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस SX स्क्वायर, E2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 बाई S का होल स्क्वायर, E2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, और चौथा ये। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? बी सही है। ठीक। स्लिप पर रोटर में प्रेरित EMF, ठीक, X2 होगा, X2 बाई S होगा, S E2 होगा, E2 बाई S होगा। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में S पर विकसित टार्क, ये पहला ऑप्शन दिया है, ये दूसरा ऑप्शन दिया है, ये तीसरा दिया है, ये चौथा दिया है। तो बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे स्लिप की बात कर रहा है। ठीक। तो स्लिप पे क्या होता है? रनिंग टार्क होता है। ठीक है। तो TR की वैल्यू क्या होगी? K इंटू S E2 स्क्वायर R2 बाई अंडर रूट टाइम्स ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका रनिंग टार्क होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो आपका स्लिप के और EMF के स्क्वायर के समानुपाती होगा और रोटर के रेजिस्टेंस के भी समानुपाती होगा। प्रेरण मोटर में स्लिप पर उच्चतम बलागुण के लिए शर्त है R2 इक्वल टू X2, R2 इक्वल टू S X2, R2 इक्वल टू X2 बाई S, R2 इक्वल टू S इंटू अंडर रूट X2। तो बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जब आपसे कहा जाए, ये आपका रनिंग टार्क की कंडीशन है मैक्सिमम की। ठीक है। जो आपको सी दिया है ये आपका रनिंग टार्क की कंडीशन है मैक्सिमम की। अगर आपसे स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन पूछ ले मैक्सिमम कब होगा तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग 50 से 60%, 30 से 40%, 80 से 90%, 100%। तो बच्चों जो आपका प्रेरण मोटर है इसकी दक्षता जो होती है 80 से 90% होती है। प्रेरण मोटर में एयर गैप का मान कम होने पर पावर फैक्टर सुधरेगा, प्रेरण मोटर की निविष्ट शक्ति बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है और प्रारंभिक आघूर्ण कम होता है। देखिए क्या होता है कि एयर गैप और पावर फैक्टर का 36 का आंकड़ा होता है। ठीक है। अगर एयर गैप कम होगा तो पावर फैक्टर आपका ज़्यादा होगा, और अगर आपका एयर गैप ज़्यादा होगा पावर फैक्टर आपका कम होगा। तो दोनों में 36 का आंकड़ा है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? पावर फैक्टर में सुधार होगा। शून्य लोड पर पावर फैक्टर होगा 0.2 लैगिंग, 0.8 लैगिंग, 0.2 लीडिंग, 0.8 लैगिंग एंड लीडिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही है।
मैंने आपको बताया कि दो कंडीशन होती है, लोड पे आपका 0.8 लैगिंग होता है और नो लोड पे 0.2 लैगिंग होता है। ठीक, याद रखिएगा हमेशा। प्रेरण मोटर में बलागुण स्लिप कर्व की आकृति परवलयाकार है, रेखी है, आयताकार परवलय है, हाइपरबोला प्रकार है। तो बच्चों हमेशा क्या होता है, ये आयता परवलयाकार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की आवृत्ति बढ़ाने पर निम्न में से किस में वृद्धि होगी? स्टार्टिंग टार्क, फुल लोड करंट, सिंक्रोनस स्पीड, नन। तो बच्चों क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि NS = 120 F/P होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती और पोल्स के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की शाफ्ट बनी होती है कठोर, हल्का, खोखला, लचीला। तो बच्चों क्या होती है, कठोर होती है। ठीक, प्रेरण मोटर का फ्रेम बना होता है। देखिए फ्रेम किसी का भी पूछे आपसे, हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा कास्ट आयरन का बनता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, कास्ट आयरन। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका, कास्ट आयरन। थ्री फेस इंडक्शन मोटर का शाफ्ट डैट डस्ट का बना होता है? हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील और कास्ट आयरन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा आपका कार्बन स्टील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मोटर के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी है? अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन ये आपसे भी पूछ सकता है कि किस कारण जो है आपकी इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका कारण है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक, थ्री फेस एसी मोटर को किस प्रकार की सप्लाई से जोड़ा जाता है? सिंगल फेस डीसी, थ्री फेस एसी, थ्री फेस डीसी, सिंगल फेस एसी। देखिए जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग प्योर एसी मोटर कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग स्टेटर पे हम लोग क्या लेते हैं, थ्री फेस एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब स्टेटर पे थ्री फेस सप्लाई दी जाती है तो एक रोटेटिंग फील्ड जनरेट होता है जिसकी गति होती है, क्या होती है, NS = 120 F/P होती है, NS = 60 F/P होती है, NS = 120 P/F होती है, नन। तो जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो क्या होती है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, NS = 120 F/P। थ्री फेस प्रेरण मोटर का सिद्धांत डैश डैश के समान है? सिंक्रोनस मशीन के, डीसी मोटर के, ट्रांसफार्मर के, अल्टरनेटर के। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका थ्री फेस का कार्य सिद्धांत है वो ट्रांसफार्मर से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर। ठीक, थ्री फेस प्रेरण मोटर का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? योग के आधार पर, रोटर के आधार पर, सॉफ्ट के आधार पर, नन। तो जो आपका प्रेरण का मोटर जो होती है उसका जो वर्गीकरण होता है वो हम लोग रोटर के हिसाब से करते हैं। रोटर आपके दो प्रकार के होते हैं, स्क्वायरल केज होता है, एक और होता है स्प्रिंग रोटर। ठीक, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है? इंडक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर है, सिंक्रोनस मोटर है, नन। तो सेल्फ स्टार्टिंग आपका क्या है, इंडक्शन मोटर है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है गोलाकार होता है, खोखला बेलन होता है, आयताकार होता है, घन होता है। तो आपका क्या होता है, ये आपका खोखला बेलन होता है। क्या होता है, खोखला बेलन होता है। प्रेरण मोटर का स्टेटर निम्न में से किसके समरूप होता है? जनरेटर के, डीसी मोटर के, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के, अल्टरनेटर के। तो इसमें आंसर क्या होगा, अल्टरनेटर। प्रेरण मोटर में स्टेटर पे वाइंडिंग में फेज डिफरेंस पाया जाता है 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 और 90। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 120। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में दो फेज़ों के बीच में कितने डिग्री का अंतर पाया जाता है? तो क्या होगा, 120। ठीक, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग होती है, 0 होती है, 2 होती है, 1 होता है, 4 होता है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आपकी स्लिप रिंग क्या होती है, 0 होती है।
ठीक। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में बाहरी केज की छड़ें किस धातु की बनी होती? कॉपर की, जीआई की, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये हो गया। जीआई जिसे वायर बोलते हैं, जीआई वायर, पीतल, टंगस्टन। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पीतल। ठीक। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में होती है। रख रखाव लागत में सस्ती, महंगी, स्टार्टिंग गुणों में कमज़ोर होती है, नन। तो बच्चों क्या होती है? महंगी होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? महंगी। स्लिप के 0% में होने पर इंडक्शन मोटर की गति क्या होगी? 0 होगी, निर्धारित गति होगी, पूर्ण लोड गति होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी। तो बच्चों क्या होगी? सिंक्रोनस स्पीड होगी। ठीक है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान होता है 0 होता है, 0.25 होता है, 1 होता है और 0.7 होता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। इंडक्शन मोटर की गति समकालिक गति के समान होगी जब स्लिप होगी अनंत होगी, यूनिटी होगी, 0 होगी, आधा होगी। तो बच्चों क्या होगा? इसमें 0 होगी। ठीक। इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप है 1%, 3 से 5%, 20 से 25%, नन। तो बच्चों वास्तविक स्लिप की जो वैल्यू है इंडक्शन मोटर में वो क्या होती है? 3% से 5%। इंडक्शन मोटर में शून्य भार स्लिप डैश होता है 1 से कम, 100%, 50%, 0%। तो 1 से कम होता है। ठीक। इंडक्शन मोटर में आई नॉट का मान होता है, ठीक, 30 से 40% ऑफ फुल लोड धारा, 0%, 2% से 5% ऑफ फुल लोड, नन। तो देखिए 2 से 5% आपका ट्रांसफार्मर में होता है फुल लोड करंट का, और इंडक्शन मोटर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होती है, ये होती है 3%, 30% से लेकर 40%। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कितनी एचपी तक मोटर में प्रयोग होता है? 20 एचपी के ऊपर, 5 एचपी, 3 एचपी, 15 एचपी। देखिए 15 एचपी तक हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 5 से 15 ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा यूज़ करते हैं और 3 से 5 आपका डोल स्टार्टर यूज़ होता है, और 20 एचपी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में टार्क और स्लिप में संबंध है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट S, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S उसका नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पहला सही है। ठीक। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आमतौर पर किस प्रकार की मोटरों के साथ प्रयोग किया जाता है? 20 एचपी, 5 एचपी से कम, 15 एचपी और नन। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 5 एचपी से लेकर 15 एचपी तक की मोटरों में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, तो यह हो जाएगा 3 से 5 एचपी तक यूज़ करते हैं, तो 5 एचपी से कम। निम्न में से कौन सा स्टार्टर मोटर को स्टार्टिंग में अपनी पूरी गति से चलाने के लिए प्रयोग किया था? डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डोल स्टार्टर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट से कौन सी हानियाँ ज्ञात करते हैं? आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, विंडर लॉसेस, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होता है? रोटर क्या होता है? स्टॉप कंडीशन में होता है, और उस कंडीशन में स्लिप का मान 1 होता है। और इसमें हम ये जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है ये ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉपर लॉसेस ज्ञात करते हैं। ठीक है। कॉपर लॉसेस क्या होते हैं? वाइंडिंग में होते हैं, और ये लोड पर डिपेंड करते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप का मान होता है 0 होता है, 1 होता है, इनफाइनाइट होता है, नन होता है। तो हमने बताया स्लिप का मान, रोटर स्टॉप हो जाएगा तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक। 3 फेज मोटर में विकसित टार्क किसके समानुपाती होता है? V के, V स्क्वायर के, 1/V स्क्वायर के, नन के। तो क्या होता है? V स्क्वायर के समानुपाती होता है। सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टार्क निम्न होता है
उच्च होता है, मध्यम होता है, नन होता है। तो क्या होता है? निम्न होता है। ठीक। और स्क्वायरल केज में हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक। जनरेटिंग मोड में प्रेरण मोटर की गति क्या होती है? तुल्यकालिक गति से अधिक, तुल्यकालिक गति से बराबर, तुल्यकालिक गति से कम, नन। तो बच्चों क्या होती है? तुल्यकालिक गति से ये ज़्यादा होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग के समय स्क्वायरल केज मोटर को स्टार क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि फेज वोल्टेज को कितना तक कम किया जा सके? वोल्टेज लाइन का 1/3 गुना, वोल्टेज लाइन का 1/√3 गुना, वोल्टेज लाइन का √3 गुना, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वोल्टेज लाइन का 1/√3 गुना। कौन सा प्रेरण मोटर नहीं है? स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग, रिलक्टेंस, डबल केज। तो देखिए क्या है बच्चों, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी होती है। डबल केज भी इंडक्शन मोटर होती है। लेकिन जो आपकी रिलक्टेंस मोटर होती है ये आपकी प्रेरण मोटर नहीं है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? रिलक्टेंस मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा के कारण स्टेटर कोर के सापेक्ष घूर्णीय क्षेत्र की गति डैश डैश होती है। ठीक है। आपको दिया है एन, दिया है एस इंटू एन एस, एन एस और एस एन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एन एस होती है। क्या होती है? एन एस होती है। एन एस राइट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर धारा डैश डैश के द्वारा उत्पन्न होती है। इंडक्शन इफेक्ट, लेंज लॉ, रोटर सप्लाई, इनमें से कोई नहीं। तो इंडक्शन इफेक्ट के कारण जो होती है आपकी रोटर धारा जो होती है उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का पूर्ण वृत्त आरेख डैश डैश के द्वारा खींचा जा सकता है। नो लोड टेस्ट डाटा ओनली, ब्लॉक रोटर टेस्ट डाटा ओनली, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट डाटा ओनली, नो लोड ब्लॉक रोटर एंड स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट डाटा। तो बच्चों आंसर आपका क्या है? ये आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। नो लोड टेस्ट होता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है और स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। इसके द्वारा हम टोटल जो है सर्किट डायग्राम जो है इंडक्शन मोटर का खींच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर की दशा में परिणामी फ्लक्स डैश डैश बदलता रहता है। केवल धनात्मक चक्र में बदलता है, केवल ऋणात्मक चक्र में बदलता है, स्थिर रहता है। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा आपका? केवल ऋणात्मक चक्र में बदलता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर के रोटर में ताप हानियां डैश डैश शोर के रूप में प्रकट होती हैं, ताप के रूप में प्रकट होती हैं, घर्षण के रूप में नष्ट हो जाती हैं, कुंडलन में नष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ताप के रूप में प्रकट होती हैं। देखिए क्या होती है जो ताप हानियां होती हैं बच्चों, ये क्या होती हैं? I²RT होती हैं। और जो ये क्या है प्रकार का क्या है आपकी? ऊष्मा है। और ऊष्मा किस फॉर्म में है? ताप के फॉर्म में। तो जो आपकी ताप हानियां होंगी वो क्या होंगी? ताप के रूप में प्रकट होती हैं। और ये क्या होती हैं? ये आपकी लोड पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? लोड पर डिपेंड करती हैं। लोड पर डिपेंड करती हैं। ये मतलब क्या होती हैं? लोड के अनुसार घटती बढ़ती
रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का प्रचालन निर्भर करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड पर, इनमें से कोई नहीं और कोई नहीं, इनमें से कोई भी और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि जो हम थ्री फेज वाइंड स्टेटर के थ्री फेज वाइंडिंग पे हम इंडक्शन मोटर की थ्री फेज वाइंडिंग पे स्टेटर वाइंडिंग पे सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है? थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो पास होकर एयर गैप से होकर क्या होता है? रोटर के पास पहुंचता है और दोनों में रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होती है? इंडक्शन मोटर घूमने लगती है। तो मोटर का जो प्रेरण मोटर का जो प्रचालन होगा वो क्या होगा? इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर अवस्था में सर्पण मतलब होता है स्लिप, डैश डैश का मान होता है 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, स्थिर मान होता है। तो क्या होता है बच्चों? जब स्लिप कंडीशन में होती है तो वहाँ पे क्या होता है? एस का मान क्या होता है? 1 होता है। स्लिप को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान क्या होता है? 1 हो जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब प्रारंभिक बलागुण अधिकतम होता है तो रोटर शक्ति गुणक डैश डैश होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, 0 होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों? निगेटिव होता है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो, चाहे आपका पावर फैक्टर अधिक होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? पावर फैक्टर आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, जब आपका क्या होगा? कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, चाहे आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो, चाहे आपका टार्क अधिक हो, उस कंडीशन में जो आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब स्लिप का मान 1 से अधिक होता है तो मोटर किस क्षेत्र में काम करता है? मोटरिंग, जनरेटिंग, ब्रेकिंग और कोई नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये ब्रेकिंग मोड पे काम करता है। किस पे काम करता है? ब्रेकिंग मोड क्षेत्र में काम करता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में रोटर निविष्ट तथा रोटर तामहानिया का अनुपात होता है S 1/S 1 - S 1/1 - S। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 1/S होता है। बच्चों मेरे वीडियोस को आप जरूर देखिए, निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे और आपके मैं कंपटीशन की तैयारी ही करवा रहा हूँ। ठीक है, और इससे आपके CBT एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का सर्पण मतलब स्लिप जो होता है समानता निर्भर नहीं करता रोटर स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे, सॉफ्ट टॉर्क पे, कोर लॉस कंपोनेंट पे। तो जो आपकी जो स्लिप होती है वो क्या होती है? कोर लॉस कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुकला प्रेरण मोटर में निम्न वायु अंतराल सहायता करता है। क्राउलिंग की संभावना कम हो जाती है, प्रारंभिक बलागुण बढ़ती है, कॉगिंग की संभावना कम हो जाती है, चुंबकीय धारा कम हो जाती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जब एयर गैप जो होता है उस क्या होता है? उससे चुंबकीय जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में जब वायु अंतराल बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय धारा बढ़ती है, जबकि लघुपथ धारा बढ़ती है, घटती है, बदलती नहीं है, नियत रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नियत रहती है, ये आपकी धारा बदलती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का लाभ डैश डैश होता है। लेस आउटपुट, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, लेस मेंटेनेंस, ऑल। तो बच्चों इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पण गति डैश डैश होती है, मतलब स्लिप स्पीड क्या होती है? तुल्यकाली और रोटर की वास्तविक गति का अंतर,
वास्तविक रोटर की गति और तुल्यकाली गति का अंतर, तुल्यकाली और रोटर की गति का योग, तुल्यकाली तथा रोटर गति का आधा। तो बच्चों आपका जो S होता है वो होता है NS/NR/NS। तो ये आपकी क्या हो गई, सिंक्रोनस स्पीड हो गई और ये आपकी रोटर स्पीड हो गई। तो आपको बच्चों आंसर क्या होगा, आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है, तुल्यकालिक तथा रोटर की वास्तविक गति का अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़पण मतलब स्लिप S=1 पर मशीन में विकसित बलागुण होता है। स्टार्टिंग टार्क होता है, मैक्सिमम टार्क होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क होता है, कोई नहीं होता है। तो बच्चों क्या होता है, वो स्टार्टिंग टार्क होता है। वो क्या होता है बच्चों, स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक है। और जो टार्क होता है बच्चों, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया आपका, आई हो गया, फाई हो गया, कॉस फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसी टार्क जनरेट होता है, ठीक है। इसी से टार्क का इक्वेशन निकाला जाता है, ठीक। और जो क्या होता है, जो फाई होता है वो क्या होता है, ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप डैश डैश में होता है इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इन बोथ मशीन और में कोई नहीं। मतलब स्लिप जो होता है किस में होता है, इंडक्शन मोटर में होता है, सिंक्रोनस मोटर में होता है, इन बोथ मशीन कोई नहीं। तो बच्चों आपका जो स्लिप होता है वो क्या होता है, इंडक्शन मोटर में होता है। क्या होता है, इंडक्शन मोटर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश के कारण उत्पन्न होता है। स्टेटर वाइंडिंग, रोटेटिंग वाइंडिंग, आइदर स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग कोई नहीं। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग पे हम सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम कहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, स्टेटर वाइंडिंग पे देते हैं। तो किसके कारण उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटर वाइंडिंग के कारण उत्पन्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम हुए वायु अंतराल का परिणाम डैश डैश में वृद्धि है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन उत्पादन की कीमत, ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, पावर फैक्टर। तो आपका आंसर क्या होगा, पावर फैक्टर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके कंपटीशन में आए हुए हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति डैश डैश के द्वारा बढ़ाया जाएगा। आवृत्ति को घटाकर, ध्रुवों की संख्या को बढ़ाकर, आवृत्ति को बढ़ाकर गति को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आपकी जो तुल्यकालिक गति होती है उसको हम क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केज रोटर को तिरछा करने से निम्न लाभ होता है। निम्न शोर, लॉकिंग प्रवृत्ति घटती है, एक समान बलागुण, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो आपको तीनों ऑप्शन दिए हैं ये तीनों प्राप्त होते हैं, इसलिए आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर में जब रोटर स्लॉट की संख्या स्टेटर स्लॉट के बराबर हो जाती तो मोटर नहीं घूमती। तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं, कॉगिंग कहते हैं, वायु अंतराल कहते हैं, सापेक्ष गति कहते हैं। तो बच्चों इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम कॉगिंग कहते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉगिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति परिवर्तन अनिवार्य रूप से के समान होती है। डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, डीसी शंट मोटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में पल्सेशन हानि और शोर का उपयोग करके कम किया जा सकता है। अर्ध खुले स्लॉटों की बड़ी संख्या,
संकीर्ण स्लॉटों की बड़ी संख्या, संकीर्ण स्लॉटों की कम संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, संकीर्ण स्लॉटों की बड़ी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन मोटरों को सबसे जटिल गति नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता होती है? डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो आपका बिल्कुल चौथा आंसर बिल्कुल सही है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज द राइट आंसर। बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपकी तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर के एक फेज के समांतर में प्रतिरोध डालने का क्या कार्य है? उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए, स्मूथ स्टार्टिंग प्राप्त करने हेतु, स्टार्टिंग धारा का बहुत कम मान प्राप्त करने के लिए, अधिकतम उच्च बलागुण प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्मूथ स्टार्टिंग प्राप्त करने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि असंतुलित सप्लाई पर प्रेरण मोटर चलाना है तो उसे चलाया जाना चाहिए कम लोड, उच्च लोड, कम गति, उच्च गति। तो इसका आंसर होगा, तो बच्चों आंसर है इसका आपका कम लोड। कम लोड इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की ओवरहीटिंग डैश के कारण हो सकती है। ओवरलोडिंग, लॉस ऑफ वेंटिलेशन, लो सप्लाई वोल्टेज, एनी ऑफ द एबव। तो कोई एक कारण से हो सकता है। तो आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृत्त आरेख द्वारा ज्ञात नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी आउटपुट। तो बच्चों आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका क्या होगा? सर्किट डायग्राम से नहीं प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाउंड रोटर प्रेरण मोटर को मुख्यतः वहाँ अनुप्रयोग में लाते हैं जहाँ कम कीमत की मोटर की आवश्यकता नहीं होती, प्रारंभिक निम्न बलागुण होती है, प्रारंभिक उच्च बलागुण होती है, शक्ति गुणक निम्न होता है। तो जहाँ पे हमको हाई टार्क चाहिए होता है वहाँ पे इसका हम स्टार्टिंग जो है हाई टार्क चाहिए होता है वहाँ पे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च प्रारंभिक बलागुण तथा निम्न प्रारंभिक धारा डैश का लाभ होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, हिस्टोलिसिस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर और तथा स्टेटर के मध्य वायु अंतराल डैश रखा जाता है। एज वाइड एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, एयर डज नॉट मैटर नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? जितना पॉसिबल हो सके उसको उतना कम रखा जाए, छोटा रखा जाए, जिससे क्या हो आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बने उस पर इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की उत्तेजित धारा डैश होती है। पावर ट्रांसफार्मर से अधिक, पावर ट्रांसफार्मर से कम, पावर ट्रांसफार्मर के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो पावर ट्रांसफार्मर से अधिक होती है। जो आपकी जो उत्तेजित धारा होती है, एक्साइटेशन करंट होती है, वो ट्रांसफार्मर से अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान क्रेनों में उठाने और तथा नीचे करने के किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर, डीसी सीरीज मोटर, एसी स्लिप मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आपका आंसर क्या होगा? एसी स्लिप मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रशर डैश के साथ लगा होता है।
डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, रिएक्टेंस मोटर। तो आंसर हो गया आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर और स्लाटर में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्केलेटर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो आपकी क्या होगी? 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कौन सी मोटर कहाँ यूज़ होती है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं, इनको बड़े ध्यान से जरूर पढ़िएगा। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डैश डैश के रूप में इंगित किया जा सकता है? असिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर, रिपल्सन मोटर, शंट मोटर। तो इसको हम लोग असिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? असिंक्रोनस मोटर भी हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव बदलाव विधि डैश डैश प्रेरण मोटर के लिए उपयुक्त होता है? वाउंड, केज, लीनियर, नन ऑफ दीज। तो आपका क्या आंसर होगा? केज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर को बनाते समय अधिक वायु फ्लक्स घनत्व डैश डैश के लिए किया जाता है? लार्ज आउटपुट, लार्जर बोर, डायमीटर, बोथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लार्ज आउटपुट और लार्जर बोर डायमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ब्रश डैश डैश से जुड़ा होता है? डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस और समकारी कुंडली। तो बच्चों इसमें आंसर है एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ा है, तो स्टेटर वाइंडिंग डैश डैश में जुड़ा होगा? डेल्टा, स्टार, दोनों, नन। तो बच्चों क्या होगा? वो स्टार में जुड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्तंभ अवस्था पर रोटर प्रतिबाधा कोण थीटा है, तो भार कोण होगा? पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2। तो बच्चों आंसर आपका होगा पाई/2 प्लस थीटा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेन और हास्ट में किस प्रकार का भार दिया जाता है? क्रमशः परिवर्तित भार, अनुत्क्रमणीय भार विहीन आरंभ, उत्क्रमणीय रिवर्सिंग जिसको बोलते हैं हल्का आरंभ, उत्क्रमणीय भार आरंभ। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है, उत्क्रमणीय भार आरंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति नियंत्रण की निम्न में से कौन सी विधि स्टेटर साइड के माध्यम से प्रभावित नहीं होती? पोलों की संख्या का परिवर्तन, रोटर प्रतिरोधों का परिवर्तन, सप्लाई वोल्टेज आवृत्ति का परिवर्तन, सप्लाई वोल्टेज का परिवर्तन। तो क्या होगा? रोटर प्रतिरोध का परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसमें किसी यांत्रिक रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती? इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न एचपी इंडक्शन मोटर में क्या होता है? एचआरसी फ्यूज होता है, थर्मल ओवरलोड रिलेज होती हैं, एचआरसी फ्यूज एंड थर्मल ओवरलोड रिले होती हैं, और क्या होता है? बाइमेटेरियल
टैलिक रिलेज होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा बच्चों HRC फ्यूज एंड थर्मल ओवरलोड रिले। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा और याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम बलागुण निम्न के अनुरूप परिवर्तित हो फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी स्क्वायर 1/फ्रीक्वेंसी का क्यूब। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के बताए हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।